नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका टीचर्स अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी ज्योग्राफी के जो सेगमेंट पे बात करना शुरू किया, हम लोगों ने अभी तक ब्रह्मांड के बारे में बात किया, सौरमंडल के बारे में बात किया, ग्रहों के बारे में बात किया। अच्छे से सबको एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से हम सब ने एक एक करके हम सब ने बेहतर तरीके से क्लास को देखा है, पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियां। कौन सा टॉपिक है? तो आप देखोगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा अपना टॉपिक है वो कौन सा है? पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां का मतलब मोशन ऑफ अर्थ क्या है? तो आप बताओगे मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ कैसे मोशन करती है, इसी के बारे में हम लोगों को बात करने की जरूरत है। तो आज इसी पे हम लोग बात भी करेंगे कि मोशन ऑफ अर्थ है क्या, कैसे काम करता है, और साथ ही साथ देखेंगे कि यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार जितने भी मेरे साथी जुड़ चुके हैं, एक बार कमेंट करके या थम्स अप करके बता दें कि क्या आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है। आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है। एक बार कमेंट करके बता दें क्या आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है। सब तक जो भी साथी मेरे जुड़ चुके हैं, एक बार कमेंट करके बता दें क्या आवाज सब तक प्रॉपर तरीके से आ रही है। एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो सब कमेंट करके बता दें कि आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है। एक बार थम्स अप करके बता दें कि आवाज सब तक प्रॉपर तरीके से आ रही है। तो हम लोग अपने चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ को हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। संजय इन्वेस्टर कह रहे हैं पीसीएस के लिए भी ये क्लास लाभदायक है। दोस्त ये है, पीसीएस में भी ज्योग्राफी जब पूछेगा तो ज्योग्राफी कुछ बाहर से थोड़े पूछेगा। जितना पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो इस बात के लिए तो चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि पीसीएस में आएगा कि नहीं आएगा। आप जहां भी ज्योग्राफी पूछा जाएगा वहां ही आएगा। ये आपको मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ना मैं पीसीएस पढ़ा रहा हूं, ना टीजीटी पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपको अगर पीसीएस में पूछा जा रहा है तो वहां भी आएगा, टीजीटी पीजीटी में पूछा जा रहा है तो वहां भी आएगा। ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही है संजय जी? आवाज प्रॉपर आ रही है ना? चलिए तो शुरू करते हैं। फिर शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियां। अपना चैप्टर है आज का, जो अपना चैप्टर है वो क्या है? पृथ्वी की गतियां। किस पे बात करनी है हम लोगों को? पृथ्वी की गतियों पे बात करनी है कि कैसे कैसे गतियां हैं पृथ्वी की, मोशन क्या है पृथ्वी का। पृथ्वी की गतियों पे हमको बात करने की जरूरत है। किस पे बात करने की जरूरत है? पृथ्वी की गतियों पे। देखो बहुत ध्यान से समझना है। आप अगर कमेंट ना भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार खामोशी से, मुझे ना बहुत कमेंट की जरूरत है। हाँ, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है कि अगर आप शेयर कर सके वीडियो तो उसको मैक्सिमम संख्या में कर दें ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ें और अच्छे से सबकी पढ़ाई मेंटेन हो। ठीक है, बस यही एक रिक्वेस्ट आपसे होती है। बाकी जब मैं पूछूंगा आपसे कि आप इसका जवाब दें तो आप कमेंट करें तो अच्छा लगेगा, और अदरवाइज जो है कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब आप क्या करें? अब आप बिल्कुल साइलेंटली पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे, जैसा कि हमारे सभी प्यारे साथी कर भी रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पृथ्वी की गतियां हैं, मोशन ऑफ अर्थ है, जो क्या है आप बताओगे कि मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ जो है वो कैसे काम करता है। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं। पृथ्वी की गतियों को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम? तो आप बताओगे कि पृथ्वी की गतियों को सर दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कितने भाग में बांटा जा सकता है? दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में मतलब का हुआ ये कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। कितने प्रकार की गति करती है? तो आप बताओगे कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। कौन कौन सी गति करती है? अब उस पर बात करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की जो पहली गति है वो है रोटेशन। अब मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखूंगा, आप ध्यान भी देखना, और आपसे कंफ्यूजन कहां पे उत्पन्न होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में हम लोग गलतियां कहां कर बैठते हैं। तो पहला तो आपने देखा पृथ्वी की गति में क्या है? रोटेशन है, और दूसरी गति होती है रिवोल्यूशन।
क्या होने वाली है? दूसरी गति है रिवॉल्यूशन। रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे कि इसी को तो घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। और जो दूसरी गति है, जो दूसरा, पाठक जी जुड़ रहे हैं, स्वागत है भाई, स्वागत है पाठक जी। और कल आप नहीं थे क्लास में तो सुना सुना लग रहा था, ठीक है, कल आप क्लास में नहीं थे तो सुना सुना लग रहा था। बहरहाल चलिए, अच्छी बात है। तो पृथ्वी की गतियों में पहला है रोटेशन। रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो घूर्णन बोलते हैं। और दूसरा है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? तो परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। कौन सी गति नाम देते हैं इसको? परिक्रमण कहते हैं। जो घूर्णन गति होती है, जो रोटेशन है, जो घूर्णन गति है, वो आप देखने को पाओगे कि घूर्णन गति पृथ्वी किस पे करती है? तो अपने अक्ष पे करती है। किस पे करती है? अक्ष पे करती है। तो घूर्णन गति को अक्षीय गति भी बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं, बोलते हैं ही। क्या कहा जाता है? घूर्णन गति को क्या नाम दिया जाता है? तो बताओगे कि अक्षीय गति कहा जाता है। इसके अलावा इसको परिभ्रमण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण भी बोलते हैं। लेकिन जो रिवॉल्यूशन है वो परिक्रमण ही है, उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या है? तो रिवॉल्यूशन जो है, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? परिक्रमण होता है। परिक्रमण का मतलब है किसी का परिक्रमा करना। और आपको पता है कि पृथ्वी परिक्रमा किसकी करती है? बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं कि जो आपकी रोटेशन या परिभ्रमण गति है, घूर्णन गति है, ये पृथ्वी कहां पे करती है? तो आप बताओगे कि अपने अक्ष पे करती है। बात समझ पा रहे हैं? पृथ्वी रोटेशन कहां करती है? अपने अक्ष पे करती है। परिभ्रमण कहां पे करती है? तो अपने अक्ष पे करती है। बात समझ रहे हैं? क्लास चली थी भाई मेरे पाठक जी, क्लास चली थी 10:30 बजे, 10:30 बजे से ही क्लास चली थी। अगर टाइम कुछ चेंज भी करना होगा तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म करूंगा, उसके बाद में ही कोई टाइम बदलूंगा। अदरवाइज मैं रोज अभी आपसे 10:30 बजे ही मिलने वाला हूं। तो आप कहीं भी रहें, आप कहीं भी रहें, उसके लिए तैयार रहें कि 10:30 बजे मैं आपसे मिलने वाला हूं। ठीक है भैया? चलिए चलिए मेरे भाई, तो रोटेशन या घूर्णन गति जो है ये कहां करेगी? तो आप बताओगे कि अपने अक्ष पे करती है। और सबको मालूम है, सबको मालूम है कि इसके कारण जो घटना घटित होती है वो होती है दिन एवं रात की। दिन एवं रात की घटना घटित होती है। किसकी होती है? तो आप बताओगे कि दिन एवं रात की घटना घटित होती है। ठीक, वही जो रिवॉल्यूशन मूवमेंट है, जो परिक्रमण गति है, ये कैसे करती है? तो आप बताओगे कि सर ये तो सूर्य के परितः करती है। परितः का मतलब चारों ओर होता है। परितः का मतलब क्या होता है? चारों ओर होता है। रिवॉल्यूशन किस पे करती है? तो आप बताओगे कि सूर्य के परितः करती है। और सूर्य के परितः जो रिवॉल्यूशन करती है, इस मूवमेंट के कारण, इस मूवमेंट के कारण देखने को क्या मिलता है कि ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? तो आप बताओगे कि इस मूवमेंट के कारण जो घटना देखने को मिलती है वो क्या है? तो आप बताओगे ऋतु परिवर्तन की घटना है। कैसा है? हाँ, ऋतु परिवर्तन होता है या मौसम परिवर्तन होता है। आप दोनों बातें बोल सकते हैं, चाहे आप मौसम परिवर्तन कहें या ऋतु परिवर्तन कहें। ठीक, तो दो प्रकार की गतियां पृथ्वी को देखने को मिलती हैं, एक परिभ्रमण है और दूसरा परिक्रमण है। इस पे कुछ ज्यादा है नहीं, बस क्वेश्चन जो आपसे पूछता है एग्जाम में वो कैसे क्वेश्चन पूछता है कि ऋतु परिवर्तन की घटना घटित होती है। ऑप्शन ए, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण, बी पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। अगर ऐसा क्वेश्चन बनाए तो जब वो परिक्रमण और परिभ्रमण जब एग्जाम में लिखता है, जब वो परिक्रमण और
परिभ्रमण लिखता है तो अगर हम थोड़ा सा भी स्लिप कर जाएं तो हमसे गलतियां हो जाया करती हैं। हमसे क्या हो जाया करती हैं? गलतियां हो जाया करती हैं। इस वजह से मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप जो है कभी कभी एग्जामिनेशन प्रेशर में गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और ऐसा क्वेश्चन अगर गलत हो जाए एग्जाम में तो समझ लो क्वेश्चन की हत्या हो गई है। ये मान लीजिए उतना ही पाप लगने वाला है, उतना ही बड़ा अपराध होने वाला है अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत हो जाए। और पूछा तो जाता ही जाता है, खूब जम के क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, तो आपकी गलतियां ना हो इसके लिए मैं बता रहा हूं कि एक बार आप इस बात को फोकस करना कि जो परिभ्रमण होता है, कह रहे हैं कि हम लोग भ्रमण पे निकले हैं, तो भ्रमण मैं स्वतः कर सकता हूं, उसके लिए कोई निश्चित वे नहीं है। लेकिन जब हम परिक्रमा कर रहे होते हैं, परिक्रमण कर रहे होते हैं, तो किसी के सापेक्ष ही तो हम परिक्रमा कर रहे होते हैं। तो इस बात को इसलिए आप जो है विशेष रूप से ध्यान में रखना, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना कि इसको परिक्रमण गति के द्वारा हम सूर्य की परितः चक्र जो है पृथ्वी घूमती है, और इसी के कारण ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन की घटना घटित होती है। बात समझ पा रहे हैं? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से तो हमको कोई विशेष बात है नहीं, हमको ज्यादा बात करनी है किस पे? तो पृथ्वी के परिक्रमण गति से बात करनी है। किस पे बात करनी है? तो हमको बात करनी है पृथ्वी के परिक्रमण गति से। बात समझ रहे हैं? तो अब अगर चाहें आप तो स्क्रीनशॉट इस पेज का ले लें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के परिक्रमण गति पे हम लोग बात करना शुरू करते हैं। किस पे बात करना शुरू करते हैं? तो आप बताओगे पृथ्वी के परिक्रमण गति पे बात करना शुरू करते हैं। चलिए आते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी के परिक्रमण गति से पहला परिवर्तन आपको क्या देखने को मिलता है। तो आप बताएंगे पहला परिवर्तन घटना जो होती है वो होती है उपसौर एवं अपसौर की घटना। उपसौर एवं अपसौर की घटना कौन सी घटना देखने को मिलती है? तो आप बताओगे कि उपसौर एवं अपसौर कैसे होता है। सपोज दैट ये आपका सूर्य है, ये कौन है? तो आप बताओगे कि ये सूर्य है, और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है, कुछ इस प्रकार से लगाती होगी। ठीक, सूर्य का चक्कर कुछ इस प्रकार से लगाती होगी पृथ्वी। बात समझ रहे हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में इलिप्टिकल सर्किल में पृथ्वी क्या करती है? तो सूर्य का चक्कर लगाती है। सपोज दैट चक्कर लगाते हुए जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है, एक तो मैक्सिमम डिस्टेंस वाली क्वालिटी हो गई, और मान लीजिए कि ये सबसे नजदीक वाला कोई स्थान हो गया जो आपको दिख रहा हो यहाँ पे। सपोज दैट ये कोई नजदीक वाला पॉइंट हो गया। तो जब वह सबसे दूर होती है तो मैंने बताया कि 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। कितना दूर होती है? तो आप बताओगे कि 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। बात समझ पा रहे हैं? और जब वह सबसे पास में होती है तो कितना होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। कितना? जब पास में है तो 14.70 करोड़ किलोमीटर, और जब दूर है तो कितना? 15.21 करोड़ किलोमीटर। बात समझ पा रहे हैं? अब आप यहां ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी जो है रोटेशन करते हुए जब सबसे पास में है। अब यहां पे भी क्वेश्चन जनरली कंफ्यूजन क्रिएट कैसे करता है? देखो, एक तो आपने देखा उपसौर की घटना है, कौन सी है? उपसौर की घटना है। और दूसरा कौन है? तो आप बताओगे अपसौर की घटना है।
आपको मैं बताऊं, उप का मतलब नजदीक होता है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री के नजदीक सबसे उप प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के नजदीक उप मुख्यमंत्री, प्रधानाचार्य के नजदीक उप प्रधानाचार्य, होता कि नहीं होता है। पदसोपानिक क्रम में, हायरार्की में अगर हम बात करें तो प्रधानाचार्य के जस्ट कौन सा होता है, तो उप प्रधानाचार्य का पद होता है। अब उप प्रधानाचार्य का जो पद है तो वो नजदीक वाला पद है। ये सूर्य है आपका, कौन है, सौर है, और सौर के उप हो गया मतलब उप सौर, मतलब नजदीक। तो ये नजदीक वाली घटना हुई ना, और अपसौर वाली घटना जो है वो क्या हो जाएगी, दूर वाली हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है, इस पे डेट पूछता है। डेट क्या पूछता है कि उपसौर की घटना कितने तारीख को होती है। अब यहां पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि उपसौर कब पड़ेगा, अपसौर कब पड़ेगा, क्योंकि डेट में खूब कंफ्यूजन होता है। आज मैं बता दूंगा आपको, आज से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बताइए, दो डेट इसके लिए हैं, एक तो 3 जनवरी है और दूसरा 4 जुलाई है। क्या क्या है आपको मैं बता दूं कि एक तो 3 जनवरी है और दूसरा है 4 जुलाई। दो डेट आपको याद रखने हैं। अच्छा ये बताओ, पहले 3 पड़ेगा कि 4 पड़ेगा, पहले 3 आएगा कि 4 आएगा। पहले तो आप यह ध्यान रखो कि पहले उप आएगा। पहले क्या आएगा, उप आएगा। पहले उपसौर की घटना होगी, और उपसौर की घटना आपको पता है कि पहले 3 पड़ेगा तो 3 तारीख पहले आता है। और जनवरी माह भी क्या होता है, तो आप बताओगे कि वह भी पहले आता है। तो उपसौर की घटना कितने तारीख को देखी जाती है, तो आप बताओगे 3 जनवरी को देखी जाती है। उपसौर की घटना कब देखी जाती है, तो आप बताओगे 3 जनवरी को देखी जाती है। अब बात अपसौर, तो अब बचा क्या, 4 बाद में आएगा, अपसौर दूर रहेगा, तो पहले हम दूर को ही कंसीडर, मतलब दूर को कंसीडर करते हैं। तो 4 जुलाई को जो होगा वो क्या होगा, अपसौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपसौर की घटना कितने तारीख को, तो आप बताओगे कि सर 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। तो कुछ मेरे भाई के दिमाग में यह भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर जब जनवरी में पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो हमको ठंडी काहे लगती है, हमको तो गर्मी लगनी चाहिए। हमको गर्मी मतलब यह है साहब कि सूर्य उस समय दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास होता है। और याद करो कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, आप देखो जनवरी और दिसंबर के महीने में वहां जंगलों में आग लग जाया करती है। ठीक है, जंगलों में क्या लग जाया करती है, आग लग जाया करती है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, सूर्य उस समय दक्षिणी गोलार्ध में होता है, तो इस वजह से हमको जो है जनवरी में ज्यादा गर्मी नहीं लगती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप याद रखेंगे उपसौर की घटना कब होती है, तो बता देंगे कि उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है, और अपसौर की घटना कब होती है, तो आप बताएंगे कि 4 जुलाई को होती है। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो उपसौर क्या है, उपसौर क्या है आप बता देना कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी, सूर्य के सबसे नजदीक होगी, सबसे नजदीक हो, तो क्या देखने को मिलेगा, तो उपसौर देखने को मिलेगा। वहीं जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगी, सर्वाधिक दूरी पर होगी, तो इससे क्या बनेगा, तो आप बताओगे अपसौर बनेगा। मेरी बात समझ में आई? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आगे फिर प्रोसीड करते हैं पृथ्वी के गतियों के प्रभाव पे।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, एक कंडीशन तो आपने देखा उपसौर और अपसौर के बारे में। अब जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो खूब भड़ल्ले से क्वेश्चन बनने वाले हैं, और कोई दम नहीं होता है क्वेश्चन में, कोई दम ही नहीं होता है। लेकिन यहां से थोड़ा हमको थोड़ा अच्छे से कदम रखने की जरूरत पड़ेगी। कैसे? जरा देखिए, आपको मैं जबरदस्त तरीके से यहां पे आपको ये डिफाइन करने वाला हूं। आपको मालूम है कि ये है अपनी पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी। और ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो आप बताओ कि इसको भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं? क्या कहते हैं? चाहे तो भूमध्य रेखा कह दें या क्या कह दें? विषुवत रेखा कह दें। फिर दूसरी एक लाइन है जिसको 23.5 अंश अक्षांश, और ये उत्तर में है, तो इसको नाम देते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। फिर एक है 23.5 अंश दक्षिण। 23.5 अंश दक्षिण को क्या नाम देते हैं? तो आप बता दोगे कि इसको तो मकर रेखा कहते हैं। क्या नाम देते हैं? तो आप बता दोगे कि इसको तो मकर रेखा कहते हैं। मतलब 23.5 अंश उत्तर को कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिण को मकर रेखा, और 0 डिग्री को भूमध्य रेखा। ठीक, ये है अपने सूर्य देवता। कौन है? तो आप बताओगे कि ये है अपने सूर्य देवता। ये अपने सूर्य देवता हैं। इस समय बड़ा मुस्कुरा रहे हैं भैया, इतना तेज धूप कर दिए हैं। ठीक है, सूर्य देवता हैं। अब मैं आपको बताऊं, अब यहां से बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, यहां से बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सूर्य की प्रत्यक्ष लाइट या डायरेक्ट जो छाया है वो दिनांक 21 मार्च को, कितने तारीख को? 21 मार्च को कहां पे पड़ती है? तो आप बताओगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर पड़ती है। मतलब 21 मार्च को सूर्य जो है, ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, 21 मार्च को सूर्य क्या करता है? सूर्य की डायरेक्ट छाया 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा पर पड़ती है। और जब डायरेक्ट छाया विषुवत रेखा पर पड़ेगी, और हम लोग कहाँ रह रहे हैं भैया? तो आपको मालूम है कि इंडिया है ये कर्क रेखा पे। कहां पर है इंडिया? तो आप बताओगे कि इंडिया है कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा पे जयपाल जी बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आपको मालूम है कि इंडिया कहां पर है? तो आप बताओगे कर्क रेखा पर है। अब जब इंडिया कर्क रेखा पर है और 21 मार्च को सूर्य चमक रहा है लंबवत कहां पे? तो आपने बताया विषुवत रेखा पे। तो जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा है तो उस समय भारत में मौसम कैसा हो रहा होगा? आपको मैं बता दूं कि ठंडी खत्म हो रही है, ठंडी खत्म हो रही है। न्यू झारखंड टीजीटी के बारे में बताएं दिलीप कुमार जी। अभी मैं बात करने वाला हूं भाई मेरे, अभी प्रोसीड जो चैप्टर चल रहा है भाई मेरे, उस पे हम लोग बात करें दोस्त, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड स्पेशल टीजी, और बाकी आप लोग तो सरकारी रिजल्ट खोल के यार मास्टर साहब हो, इतना तो जानकारी आपको है ही। सरकारी रिजल्ट खोलोगे सारा इंफॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएगा। हाँ, मीनाक्षी सिंह गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। स्पेशल पे बात करने से बढ़िया है दोस्त की चैप्टर पे अपने बात किया जाए तो अच्छा रहेगा, बुरा ना मानना मेरे भाई। ठीक है दिलीप कुमार जी, बाकी कोई कंफ्यूजन होता है तो अभी लास्ट में हम लोग उस पर बात करेंगे। अभी पढ़ते हैं 21 मार्च को सूर्य क्या करता है? 21 मार्च को सूर्य 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। और जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रहा है उस समय भारत में कौन सी ऋतु होती है? तो आप बता दोगे कि उस समय भारत में बसंत ऋतु है।
कौन सा ऋतु है? तो आप बताओगे उस समय भारत में बसंत ऋतु है। मतलब ठंडी खत्म हो चुकी है और गर्मी का धीरे धीरे आगमन हो रहा है, पतझड़ है, मदमस्त मौसम है। तो ऐसी ऋतु क्या कही जाती है? आप बताओगे कि बसंत ऋतु कही जाती है। क्या कही जाती है? तो आप बताओगे कि बसंत ऋतु कही जाती है। बात मेरी समझ पा रहे हैं? अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है। क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश क्या है? तो झुकी हुई है। पृथ्वी घूम रही है। अब क्या होगा? 3 महीने जब पृथ्वी ट्रेवल करेगी, 3 महीने जब पृथ्वी घूम जाएगी, तो इसका जो सनलाइट डायरेक्ट है वो पड़ना शुरू होगा। कहां पे? तो आप बताओगे कर्क रेखा पे। लेकिन तब तक डेट बढ़ चुका होगा और ये डेट पहुंच जाएगा 21 जून का। कौन सा डेट पहुंच जाएगा? तो आप बताओगे 21 जून का। मतलब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। और जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो ये बताओ भैया, हमारे ऊपर डायरेक्ट लाइट पड़ रही होगी कि नहीं पड़ रही होगी? और डायरेक्ट लाइट पड़ेगी तो आप सोचो गर्मी भी बहुत ज्यादा लगेगा ना? गर्मी भी बहुत ज्यादा लगेगा। और अगर सूर्य डायरेक्ट पड़ रहा है तो गर्मी ज्यादा लगेगी। तो ऋतु क्या बन जाएगा? आप बोलोगे कि सर यही तो है आपकी ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु है? तो आप बता दोगे कि यही है आपकी ग्रीष्म ऋतु। बात मेरी समझ में आ रही है? अब चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, कितना झुकी है? तो 23.5 अंश झुकी है। इसलिए जब पृथ्वी और रोटेट करती है तो इसका लंबवत छाया ऊपर ना जा करके किधर? फिर दक्षिण की तरफ होने लगता है। 3 महीने फिर पृथ्वी ट्रेवल करती है, 3 महीने फिर से चक्कर लगाती है और अब इसकी छाया लंबवत पड़ रही है। किस पे? बता देंगे कि भूमध्य रेखा पे। लेकिन वो डेट कौन सा है? तो बताएंगे 23 सितंबर का डेट है। आपको यहां एक बात मैं बता दूं कि जो आपके 21 जून की अवधि है, 21 जून को जब कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य पड़ता है तो यहां पर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सागर की ओर से हवाएं दौड़ती हैं क्योंकि जो भारत के स्थल की जो हवाएं हैं ये गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं। तो गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी, निर्वात तो रह नहीं सकता, तो तुरंत सागर से हवाएं दौड़ेंगी, अरब सागर से दौड़ेंगी, बंगाल की खाड़ी से दौड़ेंगी और भारत में जबरदस्त रेनफॉल शुरू हो जाएगा, वर्षा शुरू हो जाएगा। आपको मानसून चैप्टर में बिल्कुल ओपन करके रख देंगे पूरा कि कैसे कैसे एक एक बूंद पानी कहां गिरता है। मैं सब कुछ प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको इसी स्क्रीन पे। हाँ, आपको मैं बता दूं कि भारत में रेनफॉल जून से स्टार्ट हो जाएगा और जब भारत में जबरदस्त रेनफॉल होने लगेगा तो गर्मी धीरे धीरे कम पड़ेगी, मौसम में ह्यूमिडिटी रहेगी, आर्द्रता रहेगी और मौसम में आर्द्रता रहेगी तो धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का अंत होगा, सर्दी आएगी। मतलब आप जो है बरसात हो रही है बढ़िया, भागलपुरी चद्दर ओढ़ के और आराम से सो रहे हैं। कौन सा ऋतु रहेगा? तो आप बता देना, शरद ऋतु रहेगा। कौन सी ऋतु? तो आप बता देना कि शरद ऋतु रहेगा। ठीक, फिर 3 महीने पृथ्वी ट्रेवल की। अब ये देखो 3 महीने ये गया और 3 महीने ये, 6 महीने की अवधि, 21 मार्च से 21 जून और 21 जून से 23 सितंबर। अब यहां तक पहुंचने में पृथ्वी ने 6 माह की अवधि लगा दिया है। 6 माह की अवधि जो पृथ्वी ने यहां पर लगा दिया है, आपको मालूम है कि अभी तक जो है 3 ऋतुएं हम लोग देख चुके हैं। रोटेशन अभी भी जारी है, रिवोल्यूशन भी जारी है। रिवोल्यूशन करते करते फिर 3 महीने और चली और अब डेट पड़ गया है 22 दिसंबर का।
कौन सा? तो 22 दिसंबर का डेट पड़ गया है। 3 महीने और ट्रेवल की पृथ्वी, और इस समय जो सूर्य की लंबवत छाया है, जो डायरेक्ट लाइट है, वो कहां पड़ रहा है? तो आप बताओगे कि मकर रेखा पर पड़ रहा है। कहां पर पड़ रहा है? तो आप बता दोगे कि मकर रेखा पर पड़ रहा है। और जब सूर्य का डायरेक्ट लाइट मकर रेखा पर पड़ रहा है, आपको बता दूं कि उस समय भारत में, चूंकि सूर्य का मुंह दक्षिण की ओर होगा, भारत में डायरेक्ट लाइट आ नहीं रही होगी, तो बढ़िया ठंडी शुरू हो जाएगी। बढ़िया ठंडी शुरू हो जाएगी मतलब आप क्या देखोगे कि दिसंबर के महीने में भारत में कौन सी ऋतु होगी? तो आप बताओगे शीत ऋतु होगी। लेकिन यहां मेरे भाई एक बात यह ध्यान रखना कि अगर वो आपसे कभी ऐसा पूछ ले कि दिसंबर या 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऋतु होगी, तब शीत ऋतु न मार देना भैया मेरे, नहीं तो क्या हो जाएगा? उत्तर गलत हो जाएगा। जो ऋतु हम पढ़ रहे हैं वो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भारत के भूगोल में भारत के परिप्रेक्ष्य में ऋतुएं पढ़ते हैं। लेकिन आप मास्टर साहब बनने जा रहे हो, आप अपने विषय के प्रति इतने जागरूक हो कि आपसे जब कभी यह प्रश्न पूछेगा, मान लीजिए पूछ ले कि 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऋतु होगी, तब आप शीत ऋतु ना लगा देना, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया में सूर्य लंबवत है, तो लंबवत है तो वहां पे गर्मी पड़ेगी, तो ऑस्ट्रेलिया में तो ग्रीष्म ऋतु होगा। लेकिन जो भारत है, भारत में कौन सी ऋतु देखने को मिलेगा? तो आप बताओगे शीत ऋतु देखने को मिलेगा। फिर 3 महीने ट्रेवल करेगी पृथ्वी, फिर घूमेगी, रोटेशन करेगी, उसका रेवोल्यूशन करेगी, और 3 महीने फिर जब ट्रेवल करके जाएगी तब पहुंचेगी कहां पे? फिर से आपके भूमध्य या विषुवत रेखा पे। आप देखोगे कि जब भूमध्य या विषुवत रेखा पे पहुंची, 3 महीने ये वाला और 3 महीने ये वाला, 6 महीने इधर भी चली, और अब फिर से कहां पहुंच गई? 21 मार्च को। और 21 मार्च को लंबवत कहां चमक रही है? तो आप बता देना कि उस समय लंबवत चमक रही है किस पे? तो विषुवत रेखा पे लंबवत चमक रही है। अब भारत में ठंडी धीरे धीरे खत्म हो रही है और गर्मी आ रही है। आप लोगों ने भारतीय सिनेमा में एक गाना भी सुना होगा भैया कि 1 बरस के मौसम 4। हालांकि अपनी इंडियन सिनेमा जो है वो 5वां मौसम खोज लेता है। आप लोग जानते ही होंगे 5वें मौसम के बारे में, ठीक है? कमेंट करके बता देना कि 5वां मौसम क्या है इंडियन सिनेमा में। बाकी ज्योग्राफी में 4 मौसम है 1 बरस के मौसम 4 हैं, और 5वां मौसम भारतीय सिनेमा में है, भारतीय जो कवि हैं उनकी कल्पना में है, और वो 5वां मौसम आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार 5वां मौसम कमेंट करके बता सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये आप देखोगे यहां पे, कमेंट करके बता देना, और नहीं भी बताना होगा तो मत बताना, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते सब लोग हो, ये मैं जानता हूं, ठीक है? तो आप देखोगे कि 3 महीने ये और 3 महीने ये, 6 माह आप देखोगे। 6 माह को सूर्य आपका किधर है? तो 6 माह को सूर्य आपका 3 मंथ ये वाला और 3 मंथ ये वाला भैया महीने। 6 महीने सूर्य आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध में है। 6 माह सूर्य किधर है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो आपको मालूम है कि उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा? दिन होगा। 6 माह जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी ध्रुव पर दिन होगा, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर तो आप बताओगे रात होगी। दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा? तो आप बताओगे रात होगी। और जब 3 माह ये वाला, 3 माह ये वाला, 6 माह जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य है, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, तो आपको पता है कि यहां पर 6 माह का दिन और उत्तरी ध्रुव पर 6 माह की रात होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे प्रश्न पूछता है कि वह कौन सा स्थान है जहां 6 माह का दिन और 6 माह की रातें होती हैं, तब आप क्या बताओगे कि वो ध्रुव होते हैं, ध्रुव होते हैं, ठीक है?
उत्तरी ध्रुव में 6 माह का दिन कब से कब तक रहेगा? तो आप बताओगे कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक। कब से कब तक? 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन होगा और दक्षिणी ध्रुव पर रात होगा। वहीं 23 सितंबर से लेकर के और 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर, फिर आप इधर वाला देखोगे 6 माह, तो ये दक्षिणी ध्रुव पर दिन और उत्तरी ध्रुव पर रात की घटनाएं देखी जाएंगी। बात मेरी समझ पा रहे हैं? तो 6 माह का दिन और 6 माह की रात वाली घटना आपके समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं क्वेश्चन करवाना शुरू करूं यहां पे। चलिए अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है जरा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो पूछेगा, प्रश्न क्या पूछ सकता है? प्रश्न पूछेगा कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होगा। क्वेश्चन पहला बनाता हूं कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होगा। आप बताओ, कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होगा? कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन जिस दिन डायरेक्ट लाइट पड़ेगा उसी दिन तो होगा। बात समझ पे आ रही है? तो सबसे बड़ा दिन कब होगा आप तुरंत आंसर बता सकते हो कि कितने तारीख को होगा। तो आप बताओगे कि वो और कोई नहीं 21 जून की तारीख होगी। ठीक है, 21 जून को कर्क रेखा पर क्या देखने को मिलेगा? तो आप बताओगे कि सबसे बड़ा दिन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? तो 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन देखने को मिलेगा। तो सबसे छोटी रात कब होगी कर्क रेखा पर? तो 21 जून को ही तो हो जाएगी। 21 जून को ही क्या हो जाएगी? कर्क रेखा पर सबसे छोटी रात कब होगी? तो सबसे छोटी रात जो है कब हो जाएगी? तो आप बता देना कि 21 जून को हो जाएगी। बताओ, इतने में किसी को कोई समस्या है भैया? कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। और सबसे छोटी रात कब होगी? तो वह भी 21 जून को, क्योंकि दिन ज्यादा टाइम तक रहने वाला है तो जाहिर सी बात है कि रात छोटी हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? दूसरा प्रश्न क्या बनाएगा? दूसरा प्रश्न बना सकता है आपसे, क्या बना सकता है? प्रश्न पूछ सकता है कि मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन। क्या प्रश्न बन सकता है कि मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन, या इसको यहां ना लिख के इसको यहां ना लिखा जाए, थोड़ा नीचे आ जाओ। क्या पूछेगा? पूछेगा कि मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होने वाला। आप क्या बताओगे कि 22 दिसंबर को। तो मकर रेखा पर सबसे छोटी रात कब होगी? तो आप बताओगे कि वह भी कब हो जाएगी? 22 दिसंबर को ही हो जाएगी। मकर रेखा पे सबसे छोटी रात कब हो जाएगी? तो भी आप बता दोगे कि और कोई डेट नहीं, वो 22 दिसंबर ही होगा। मकर रेखा पर सबसे छोटी रात हो जाएगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि किस गोलार्ध कब जो है दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होगी। क्वेश्चन क्या बना सकता है कि दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर कब होगी। क्या बना सकता है कि दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधि
बराबर कब होगी, बराबर कब होगी। अगर ये प्रश्न आपसे पूछे कि दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर कब होगी, तो आप जरा देख लो, आप जरा देख लो, एक तो 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को सूर्य कहाँ है, बिल्कुल बीचों बीच में है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहाँ है, तो बिल्कुल बीचों बीच में है, और इस वजह से दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी। आप उत्तर लगाओगे 21 मार्च को, 21 मार्च को, और कब, तो आप बताओगे 23 सितंबर को। क्या बताओगे आप, 21 मार्च को और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होगी। ईश्वर प्रसाद साक्या जी कह रहे हैं 21 मार्च एंड 23 सितंबर को। बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होगी। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछे कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात कब होगी, कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात कब होगी। आपसे क्वेश्चन पूछे मकर रेखा पर सबसे बड़ी रात कब होगी, सबसे बड़ी रात कब होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे कर्क रेखा पर सबसे छोटा दिन, कर्क रेखा पर सबसे छोटा दिन कब होगा, और आपसे क्वेश्चन पूछे मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन कब होगा। आपसे क्वेश्चन पूछे मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन कब होगा, सबसे छोटा दिन कब होगा। एक बार देख लो, इधर मजा आ जाने वाला है। क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, देखो कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात। अब आपको यह मालूम चल गया है कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात कब होगी। कमेंट करना शुरू कर दीजिए, आप बता दीजिए कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात कब होने वाली है, और सबसे बड़ी रात कब होने वाली है कर्क रेखा पर। ईश्वर प्रसाद साक्या जी के आंसर आ रहे हैं, कब होने वाली है, तो आप बता दोगे कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ी रात कितने तारीख को होगी, तो आप बताओगे कि 22 दिसंबर को हो जाएगी। कब हो जाएगी, तो आप देखोगे 22 दिसंबर को। जरा आप अपने फिगर पे आ जाएं। 22 दिसंबर को जब सूर्य कहां पे है, मकर रेखा पर है, तो मकर रेखा पर तो सबसे लंबी दिन होगा, लेकिन मकर रेखा पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट कर्क रेखा पे सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी। क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी। तो अपना एक फैक्ट यहां से क्लियर हुआ कि कर्क रेखा पर सबसे लंबी रात 22 दिसंबर को और कर्क रेखा पर सबसे छोटा दिन, तो उसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे कि 22 दिसंबर हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न कहता है कि मकर रेखा पर सबसे बड़ी रात कब होगी। मकर रेखा पर सबसे बड़ी रात कब होगी, तो जाहिर सी बात है जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तभी मकर रेखा पर सबसे बड़ी रात होगी। तो आप बताओगे कि मकर रेखा पर सबसे बड़ी रात कब होने वाली है, तो आप बताओगे कि 21 जून को होने वाली है। तो मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन कब होने वाला है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे कि 21 जून को होने वाला है। बताओ किसी भी मेरे भाई को कोई समस्या है इतने में?
जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार कमेंट करके बताओ, कोई कंफ्यूजन, अगर रत्ती सा भर कंफ्यूजन आपके दिमाग में बचा हो तो बताओ एक बार कमेंट करके। और अगर समझ में आ गया हो, अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है ना सबको? अच्छे से समझ में आ गया है सबको? एक बार कमेंट करके बता दो। मीनाक्षी सिंह, जयपाल, ज्योतिरा और पाठक जी, जुगल किशोर पाठक जी, ईश्वर प्रसाद साक्या जी, एक बार सब लोग कमेंट करके बता दो मेरे भाई कि सबको बेहतर तरीके से समझ में आया। चलिए, बहुत अच्छा। अब एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं, ठीक है? एक प्रश्न मैं पूछता हूं, क्या कि पृथ्वी के गति का जो प्रभाव है उसमें से, विद्यासागर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपसे प्रश्न ये है कि दिन एवं रात का छोटा एवं बड़ा होना कारण क्या है, इसका बताओ। दिन एवं रात के छोटा एवं बड़ा होने का कारण। अब ये मैं आप बताओ, दिन एवं रात का या रात के छोटा एवं बड़ा होने का कारण, बड़ा होने का कारण क्या क्या कारण है, हमको जरा बता दीजिए। दिन एवं रात के छोटा एवं बड़ा होने का कारण अभी तक आपने देखा तो कि दिन एवं रात का छोटा एवं बड़ा होने की कहानी होती है, घटना घटित होती है, लेकिन उसके कारण क्या होते हैं? तो एक तो मैं बता दूं कि एक कारण तो मैंने बताया था कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका होना। पहला कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, ये पहला कारण बनता है। क्या बनता है? तो आप बताओगे कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका होना, ये पहला कारण बनता है। और दूसरा कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना, ये दो ऐसे रीजन हैं, परिक्रमा करना, ये दो ऐसे रीजन हैं जिनके कारण दिन एवं रात का छोटा एवं बड़ा होना देखा जाता है, पाया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? आपको कथन कारण के जब क्वेश्चन देता है तब वहां पे यह लैंग्वेज वो इस्तेमाल करता है, ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में। जब आपसे कथन कारण पे वो क्वेश्चन करेगा, कथन और कारण जब देगा, तो आपको पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका होना, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना, ये दो ऐसे कारण हैं जिनसे रिजल्ट क्या निकलता है? दिन एवं रात का छोटा एवं बड़ा होना। बात समझ पाए? अब एक घटना तो आपने देखा दिन और रात के छोटा और बड़ा होने पर। दूसरा घटना आप देखने वाले हैं ऋतु परिवर्तन पे। तो अब आते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट पे, जिसको आप कहते हो ऋतु परिवर्तन। क्या कहते हो? आप कहते हो ऋतु परिवर्तन। तो ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? ठीक है, इसका भी तो आपको कारण बताना चाहिए, तो इसका भी कारण बता दीजिए। ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? एक बार आप लोग बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है। बता दो मेरे भाई, ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है? आप बता दो, मैं बताऊं अगर, तो पहला तो दो कॉमन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात हो गई। पहला पॉइंट तो यही बता सकते हो। दूसरा पॉइंट बता सकते हो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना। दूसरा पॉइंट जो है बिल्कुल कॉमन है,
पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना। पृथ्वी द्वारा क्या करना? तो आप बताओगे कि सूर्य की परिक्रमा करना। ये दूसरा कारण हो गया है। और तीसरा कारण क्या होने वाला है? तो तीसरा कारण आप बता देना कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, या जिसको आप लोग क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। तो परिभ्रमण भी और परिक्रमण भी और झुका होना, ये तीनों बातें जरूरी हैं। किसके लिए? ऋतु परिवर्तन के लिए। ऋतु परिवर्तन के लिए ये तीनों बातें जरूरी हैं। जबकि दिन और रात के छोटा एवं बड़ा होने के लिए मात्र दो कारण जरूरी हैं। एक अक्ष पर झुका होना और दूसरा सूर्य की परिक्रमा करना। बात मेरी समझ पा रहे हैं? बात मेरी समझ कर पा रहे हैं? एक बार कमेंट करके बता दें कि ये बात 100% समझ में आ गई। आ गई ना? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, अब ये दोनों रीजन आपको अगर समझ में आ गए, एक बार कमेंट करके बताओ कि ये रीजन बिल्कुल समझ में आ गए हैं। एक बार कमेंट करके बताओ कि ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई हैं। ओके, ओके। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे, प्रश्न क्या बनाए? प्रश्न बनाए कि कौन सा देश गर्मियों में क्रिसमस का त्योहार मनाता है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी भारत, सी दक्षिण अफ्रीका और डी है श्रीलंका। बताओ भैया, उत्तर बता दो। उत्तर कमेंट करके बता दो क्या होने वाला है। कौन सा देश गर्मियों में क्रिसमस का त्योहार मनाता है? आप प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताएं। कौन सा देश गर्मियों में क्रिसमस का त्योहार मनाता है? ऑप्शन में जो नहीं है भैया, उस पे कहे जा रहे हो ईश्वर प्रसाद साक्या जी? जो ऑप्शन में ही नहीं है, उस पे कहे जा रहे हो। जो ऑप्शन में ही नहीं है उस पे कहे जा रहे हो। जितना है उसमें बताओ। पाठक जी ए को बता रहे हैं, इंग्लैंड को। और भी लोग जुड़े हुए हैं। एक बार बताओ कमेंट करके, कौन सा देश गर्मियों में क्रिसमस का त्योहार मनाता है? तो कौन सा देश गर्मियों में क्रिसमस का त्योहार मनाता है? वो जरूरी नहीं हर बार ऑस्ट्रेलिया ही पूछेगा भैया मेरे, वो ऑप्शन चेंज भी कर सकता है ना। चलो बताओ, और सब लोग क्यों खामोश हैं भाई? और सब लोग क्यों खामोश हैं? एक बार कमेंट करके बताओ आप लोग काहे खामोश हैं सब लोग।
इतना जबरदस्त क्वेश्चन मिला और इसका आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग। अफ्रीका, जयपाल जी कह रहे हैं अफ्रीका, हाँ बिल्कुल सही। और फाटक जी भारत सर्दी में क्रिसमस मनाता है, हाँ भारत सर्दी में मनाता है। आपको पता है कि क्रिसमस का जो त्योहार है ये कब पड़ रहा होता है, तो 25 दिसंबर को पड़ रहा होता है। कब पड़ता है ये, तो आप बताओगे कि 25 दिसंबर को पड़ रहा होता है। और दिसंबर के माह में सूर्य कहाँ है, तो आप बताओगे कि सूर्य है मकर रेखा पर। अब मकर रेखा पर जितने देश स्थित हैं सब में तो गर्मी होगी, तो सब देश क्या करेंगे, गर्मी में क्रिसमस मनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ठंडी में मनाएंगे। बात समझ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, ठंडी में मनाएंगे। बात समझ पाए? तो आप इस हिसाब से देखोगे तो दक्षिण अफ्रीका से मकर रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती है, तो आप बताओगे गुजरती है। तो मकर रेखा जब दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है तो जाहिर सी बात है क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में कौन मनाएगा, तो आप बताओगे कि कौन मनाएगा, तो आप बताओगे कि दक्षिण अफ्रीका मनाएगा। अगर दक्षिण अफ्रीका की जगह ऑस्ट्रेलिया दिया होता तो ऑस्ट्रेलिया उत्तर सही हो जाता, अगर ब्राजील दिया होता तो ब्राजील उत्तर सही हो जाता। ठीक है, अब आपको यह बात दिमाग में रखनी होगी कि कौन सा देश किस लाइन पर है। अगर वह देश मकर रेखा पर स्थित है तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा वो आपका उत्तर सही होने वाला है। बात समझ पा रहे हैं? बताएं, ये बात बिल्कुल समझ में आई? चलिए, तो ये चैप्टर भी क्या होता है, खत्म होता है। ये अध्याय भी खत्म होता है। आपको आज सारी ऋतुओं के बारे में हम लोगों ने देखा। आज आप जो है क्या क्या देखे, तो आपने देखा क्या, आज आपने देखा पहले पृथ्वी की गतियों के बारे में। हमने बात किया कि दो प्रकार की गतियां हैं, एक परिभ्रमण है और दूसरा परिक्रमण है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन के कारण आपने देखा कि डे एंड नाइट की घटना होती है, वहीं रेवोल्यूशन के कारण आपने क्या देखा कि सूर्य के परिता जो रिवोल्यूशन होता है उसके कारण ऋतु परिवर्तन की घटना होती है। क्या होती है? ऋतु परिवर्तन की घटना होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो पृथ्वी रोटेशन करती है, पृथ्वी रोटेशन जो करती है उससे किस प्रकार से उपसौर और अपसौर की घटनाएं होती हैं। फिर हम लोगों ने बात किया ऋतुओं के बारे में। हमने देखा कि 4 प्रकार की ऋतुएं हम पृथ्वी पे देखने को पाते हैं। कौन कौन सी? तो आपने देखा कि बसंत ऋतु 21 मार्च को, ग्रीष्म ऋतु 21 जून को, शरद ऋतु 23 सितंबर को और शीत ऋतु 22 दिसंबर को। बात समझ पा रहे हैं? तो और इसी हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होगा, सबसे छोटी रात कब होगी, मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होगा और मकर रेखा पर सबसे छोटी रात कब होगी। ठीक है, आपने देखा कि नहीं ऐप पे नहीं, ओपन ही पढ़ाया था भाई पाठक जी, ओपन ही पढ़ाया था, क्लास पड़ी हुई है, आप जाके यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक, आप देख लेना, जो छूट गया है वो देख लेना। ठीक है, और आपने देखा क्या, आपने देखा कि दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर पे, वो पूरी घटनाएं हम लोगों ने देखा। ऋतुओं के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि कब कौन कौन सी ऋतु पड़ रही है। दिन और रात के छोटा और बड़ा होने का जो कारण था उस कारण पे हम लोगों ने विश्लेषण कर लिया कि क्या क्या कारण है। ठीक है, फिर क्या है, हम लोगों ने देखा एक क्वेश्चन कि कौन सा देश गर्मियों में क्रिसमस का त्योहार मनाता है। और भी मैं थोड़ा 100, 150, 200 क्वेश्चन भर का एक चैप्टर पढ़ा दूं आपको, फिर उसके पूरे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, तो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया मेरे। अब जो अगला लेक्चर हम लोगों का होगा वो होगा ज्वार भाटा का। ठीक है, किसका होगा? ज्वार भाटा का लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग निम्न ज्वार, उच्च ज्वार और उससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आप बताएंगे कि ज्वार भाटा के बारे में, टाइड के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में। अगला चैप्टर हम लोगों का मिलने वाला है किस पे, तो टाइड पढ़ने वाले हैं हम लोग, टाइड मतलब ज्वार भाटा के बारे में। ठीक है, तो कल यहीं से स्टार्ट होगा सुबह 10:30 बजे, आप जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक मैं आपसे जो है विदा लेता हूं, मिलूंगा कल सुबह 10:30 बजे। थैंक यू, जय हिंद।